Do 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 अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर है। आज जो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, वो डिस्कशन है कि किस तरह से, मतलब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फ्रेमवर्क क्या है। अगर मैंने कोई भी स्टॉक वगैरह सेलेक्ट करना है तो उसका फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकली किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो भी कंपनी देखना चाह रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। और फिर उसके बाद तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगा करके, फिर उसके बाद 15-20 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आप खुद प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक आध कंपनी खुद निकालेंगे और वहां से निकालने के बाद जो है आपने खुद करना है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सबसे। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जो लोगों ने मुझसे पूछी थी सवाल में, उनके भी जवाब दे देते हैं ताकि जो है लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो है वो आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। काइंडली बताएं मुझे कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, यस या नो बता दें। ओके, गुड। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टॉक्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे म्यूचुअल फंड क्या होता है, वीपीएस क्या होता है। वीपीएस वैसे वॉलेंटरली पेंशन स्कीम होता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है ईटीएफ। तो एक चीज़ होती है स्टॉक, जो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। एक आपने म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ईटीएफ एक और चीज़ होती है, उसका नाम सुना होगा। और फिर एक होती है वीपीएस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। किसी को पता है कि म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में डिफरेंस क्या है? एनीवन? कोई अगर छोटा सा टाइप कर दे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, वन लाइनर कोई बता सकता है? चलें यस बोल दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि कितने लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड और उसमें डिफरेंस क्या है, ताकि मैं उसी के हिसाब से आंसर करूँ। नो बोल दें अगर नहीं पता। यहाँ पे यस भी नहीं आ रहा, नो भी नहीं आ रहा। यस आई नो। ओके, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ओके, देखिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस अगर मैं आसान लफ्जों में समझाना की कोशिश करूँ ना, तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब, देखिए स्टॉक्स में क्या करा हमने कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि स्टॉक्स किस तरह से, क्या फ्रेमवर्क है स्टॉक को सेलेक्ट करने का। स्टॉक सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमने कौन सी अच्छी कंपनी है इसको सेलेक्ट करने का फ्रेमवर्क पढ़ा। लेकिन होता ये है कि क्योंकि जाहिर सी बात है हम जॉब कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर हाउस में कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर कंपनी को जो है वो डिटेल में जाके देख सकें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने बोला कि यार हम तो दिन रात यही काम करते हैं। तो बजाय इसके कि लोग जो है खुद जो है वो स्टॉक को सर्च करें, खुद मालूमात हासिल करें, खुद देखें कंपनी अच्छी कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी में क्या मसला है, बजाय इसके कि वो खुद देखें, हम उनके बिहाफ के ऊपर जो है देखते हैं कौन सी अच्छी कंपनीज है। और वो जो लोग हैं वो बजाय इसके खुद डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें और हम उनके बिहाफ पे उनके पैसे जो है वो डिफरेंट जो है कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड आप समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि वो आपके पैसे लेती है और बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज वो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड भी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे आप डायरेक्टली किसी कंपनी में स्टॉक के थ्रू, ब्रोकरेज ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो पहली चीज ये हो गई कि म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तीन तरीके की होती है। एक होती है हाई रिस्क, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी का मतलब ये होता है कि वो हाई रिस्क का मतलब है कि वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पैसे। फिर होता है मीडियम रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क आप ये समझ लेंगे जो मनी मार्केट होती है उसके अंदर होता है, जिसमें रिटर्न बहुत ज्यादा, हमेशा याद रखें लो रिस्क होगा तो उसमें रिटर्न कम होगा। तो लो रिस्क फंड होता है उसका, और एक मीडियम रिस्क होता है जो कमोडिटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर सेलेक्ट करते हैं कि यार मुझे इक्विटी फंड में जाना है जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपके पैसे लेंगे, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज वो अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इक्विटी की स्पेसिफिक बात करूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप डायरेक्टली सिस्टम लिमिटेड बाय नहीं कर रहे, बल्कि आप एक कंपनी को अपने पैसे दे रहे हैं और वो अपनी बेस ऑन एक्सपीरियंस वो डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर या डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं म्यूचुअल, एक चीज दिखाने के लिए आपको ताकि
आसान हो जाए कि म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न कितना जनरेट होता है। ठीक है, ये मिजान का एक म्यूचुअल फंड है। ठीक, अब मिजान के म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मैं आऊँ आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो देखें मिजान का। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, स्टॉक के अंदर भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब वो चाहे म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड हो चाहे स्टॉक के अंदर डायरेक्टली हो, दोनों में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें मीज़ान के ने 2015 में जो रिटर्न दिया वो तकरीबन 22% दिया, 2016 में 15%, 2017 में 23% ईयरली रिटर्न। ईयरली रिटर्न का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे 2015 में मीज़ान के पास, तो उसने साल एंड में 122 रुपये आपको दिए। फिर 2016 में उसने जो है 100 रुपये में 15 रुपये आपको वापस किए, 2017 में 23 रुपये वापस किए, लेकिन 2018 और 19 में देखें 2018 में माइनस। अब ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना म्यूचुअल फंड में, तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको लॉस हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, 2018 में जिन लोगों ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए उनके 100 रुपये नहीं बचे बल्कि 86 रुपीज उनके पास बचे। ठीक है, इसी तरह से 2019 में 24% नेगेटिव रिटर्न मिला। इसी तरह से 2020 में सिर्फ 3% रिटर्न मिला। मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट किए आपने और 3 रुपये जो है वो आपको यानी कि 103 रुपये साल के एंड में मिले। सही है। इसी तरह से 2021 में अच्छा रिटर्न मिला 32%, 2022 में नेगेटिव, 2023 में नेगेटिव। अब देखिए 24 और 25 इसमें बहुत ज्यादा हाई हो गया, 70% तकरीबन और 64%। लेकिन अगर ये 10 साल अगर मैं टोटल देखूं तो 10 साल का अगर रिटर्न देखूंगा ना मैं ऑन एवरेज, तो 10 साल का ऑन एवरेज रिटर्न बनता है 16-17%। जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकली इक्विटी के अंदर 16-17-18% जो है वो आपको एवरेज ईयरली रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अब आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करें, दोनों में आपके पैसे नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। तो ये कहना कि स्टॉक में मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा तो लॉस हो जाएगा, म्यूचुअल में नहीं होगा, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में फिर वो लोग इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें जिन्हें बिल्कुल भी स्टॉक्स के बारे में अलिफ बे पता ही ना हो। लेकिन आप लोग क्योंकि माशाल्लाह से ये लेक्चर ले रहे हैं, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि अच्छी कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है, तो आप सिर्फ 10 अच्छी कंपनीज निकालें और उन 10 अच्छी कंपनीज के अंदर मंथली बेसिस पे एज अ वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है, आप क्योंकि आप लोग को नॉलेज आ चुकी है तो इस वजह से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बना है जिन्होंने ना ब्रोकर की ऐप डालनी है, ना उन्होंने ये समझना है कि कंपनी किस तरह से कर रही है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, उनके लिए सबसे बेहतर वही है। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दें कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? यस या नो बता दें। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक क्या होता है, डिफरेंस क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी यस या नो करें ताकि हमें पता चलता है और हम आगे चलें। ओके, ज्यादातर लोग करें तेज तेज। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब एक चीज होती है ईटीएफ। किसी को पता है ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ किसी को पता है? उसकी फुल फॉर्म बता दें ईटीएफ जिसे पता है, चलें ये कर लें। सर वकास भाई को सब पता है, वकास भाई आप नहीं बताएं, दूसरा कोई बता दे ईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी जल्दी आंसर करें, क्या चक्कर है यार। इतनी देर में तो चैट जीपीटी भी बता देता आप लोगों को। यार मुझे लग रहा है ये जिस तरह से ऑफिस में नहीं काम करते हैं कि एक विंडो के ऊपर जो है उन्होंने ये खोल लिया और एक विंडो के ऊपर उन्होंने ये सेशन खोल लिया बस, और चल रहा है काम। खैर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या कहलाता है? ईटीएफ। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करते डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड में आप एक कंपनी को पैसे दे देते हैं, वो मिजान हो सकता है, वो एक्स वाई जी कोई भी कंपनी हो सकती है, और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज में। ठीक है, अच्छा ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ करते क्या है, ईटीएफ में भी ना आप डायरेक्टली, ईटीएफ में भी आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, ईटीएफ में आप डायरेक्टली कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। ईटीएफ क्या करता है एक्चुअली, कि म्यूचुअल फंड में तो ये होता है ना कि एक कंपनी होती है जो आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। ठीक है, ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं, कुछ कंपनीज ने बोला कि यार बजाय इसके कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम जो है वो एक ईटीएफ बना लेते हैं। ईटीएफ का मतलब ये है कि 10 कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो उन 10 कम वो उस ईटीएफ के अंदर, तो समझ लें ईटीएफ एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर हमेशा अच्छी कंपनीज रहेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आए वो बोले कि यार मैं इस्लामिक ईटीएफ बना रही हूँ,
तो वो क्या करेगी, तो 10 शरिया कंप्लाइंट जो कंपनीज है ना, उनकी बास्केट बना देगी। और जब आप वो ईटीएफ बाय कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपए का अगर बाय कर रहे हैं ना, तो वो एक एक रुपए हर कंपनी में चले जाएंगे। ये मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि जब आप 10 रुपए ईटीएफ में करेंगे इन्वेस्ट, लेट सपोज किसी भी, तो वो क्या, और उसके अंदर 10 कंपनीज हैं, तो एक एक रुपए हर कंपनी में हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप खुद से दिमाग लगाएं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस में कितने पैसे डालने चाहिए, आप ईटीएफ खरीद लें। ईटीएफ में क्या होगा, जो बेस्ट कंपनीज होगी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ईटीएफ मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेहतर है ईटीएफ। उसका रीजन क्या, अच्छा ईटीएफ जिस में ये नहीं होता कि आप जो है वो किसी कंपनी को अपने पैसे देते हैं, जिस तरह से आप कोई स्टॉक बाय कर रहे होते हैं ब्रोकर ऐप के थ्रू, ईटीएफ भी आप किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू बाय कर लेते हैं। ठीक है। और इस्लामिक ईटीएफ दो ही हैं इस टाइम पे। तो अगर आप इस शरिया कंप्लाइंट हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक है मीजान का ईटीएफ और एक है महाना इस्लामिक फंड के नाम से। तो इन दोनों में से किसी एक ईटीएफ के ऊपर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ईटीएफ बेहतर क्यों है कि म्यूचुअल फंड में जाहिर सी बात है आप एक कंपनी को पैसे दे रहे होते हैं तो वो अपने सर्विस चार्जेस पे ले रहे होते हैं। यार एक काम करें, आप फैसल भाई के ना रूम में ले जाए, मेरी मीटिंग में आप रूम में या यहाँ बैठे यहीं या बैठे रूम में हैं, बैठे यहीं बैठे हैं ना, फिर जब आएंगे तो आप लेके मैं जाए। 5 मिनट में मैं इनको रुखसत करके आ रहा हूँ। सॉरी यार, एक मीटिंग थी, हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े माशाल्लाह से पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम तो टाइम की पाबंदी करते हैं, तो वो टाइम की पाबंदी से आ गए ना, उन्हें 3:15 3:30 बजे आना था। तो अच्छा, तो ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि ईटीएफ के अंदर बजाय इसके कि आप जो है वो म्यूचुअल स्टॉक में क्या होता है डायरेक्ट एक कंपनी बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक कंपनी जो मैनेज कर रही होती है उसको पैसे देते हैं, वो आपके भी पे बाय करती है। ईटीएफ में क्या होता है कि 3 4 या 10 कंपनी या 20 कंपनीज, उनका एक मजमा होता है जो अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही होती है। तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल कंपनी बाय कर रहे हो, आप ईटीएफ बाय करते हैं और वो ईटीएफ वो 10 15 अच्छी कंपनीज के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो ईटीएफ इसलिए ज्यादा बेहतर है कि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के अंदर आपकी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। और सबसे म्यूचुअल फंड के मुकाबले में फायदा ये होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट फीस है वो बहुत कम होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर मैनेजमेंट फीस आपको ज्यादा देनी पड़ रही होती है। तो अगर आपने ज्यादा नहीं दिमाग लगाना तो बेहतर ये है कि ईटीएफ में चले जाए बजाय इसके कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ईटीएफ समझ में आ गया, आसान सा है, सिर्फ बास्केट समझ लें, कंपनीज की एक बास्केट होती है जो डायरेक्टली आप, लेकिन इसको बाय आप ब्रोकर ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं। ईटीएफ की एग्जांपल जैसे मैं, ये देखें, ये मिजान है, अब मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मिजान है, मिजान के ईटीएफ मैंने ओपन किया। ठीक है। अब मिजान के ईटीएफ में होल्डिंग पे चले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मिजान का जब मैं ईटीएफ बाय करूंगा ना एक्चुअली, तो होगा क्या कि मिजान की ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनी है, एटीआरएल है, एंग्रो है, गाल है, हप्को है, लकी है, मारी है। तो इन सारी, तो मैं अगर 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो 10 रुपए इन सारी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा, हर ईटीएफ का एक अपना फॉर्मूला होता है कि वो जो 10 रुपए हैं किस परसेंटेज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, लेकिन वो 10 12 20 कंपनी जो भी जिस ईटीएफ में है उन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ मारी के अंदर 10 रुपए इन्वेस्ट करें, आपने ईटीएफ में किया, तो जब आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया तो आपका एंग्रो में भी इन्वेस्टमेंट हो गई, हप्को में भी हो गई, लकी वन में भी हो गई। तो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोग्रेस है ना, वो उनका सारा एक्यूमुलेटिव रिजल्ट मिलता है, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम होता है। क्योंकि जब आप लेट सपोज 10 रुपए डालते हैं मारी के अंदर, अब मारी अगर परफॉर्म नहीं करती तो क्या होगा कि आपके 10 रुपए नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ईटीएफ लेंगे तो ईटीएफ में क्योंकि 10 कंपनी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर एक दो परफॉर्म भी नहीं कर रही ना, तो आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा उस मतलब जो जो प्राइस ऑफ स्टॉक है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, उसकी फ्लक्चुएशन बड़ी कम होती है। अच्छा, प्रॉफिट फैक्टर इसका अच्छा होता है, वजह ये है कि ईटीएफ है ना, ईटीएफ में ज्यादा कंपनीज है, तो प्रॉफिट फैक्टर इसका जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि डिपेंड तो ये स्टॉक के ऊपर ही करिए ना, हमेशा याद रखें स्टॉक इज अ रिस्की बिजनेस। तो जब लेट सपोज ज्यादा वो हो रहा होगा ना, लेट सपोज मार्केट की कंडीशन ज्यादा खराब होगी, तो मोस्टली क्या होता है ज्यादातर कंपनीज ही नीचे आ रही होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ईटीएफ जो है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो कि आपने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है या बास्केट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो बास्केट ऑफ कंपनीज में आपका जो रिटर्न है वो आपका जो रिस्क है वो कम होगा। हाँ, अगर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम लिमिटेड है, अच्छा जो बास्केट है उसका रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि लेट्स सपोज आपने सिस्टम में इन्वेस्ट किया, अगर सिस्टम के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो आपको डायरेक्टली बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छा मिल गया, राइट। लेकिन इसी तरह से इसका नेगेटिव भी है कि अगर उसका नीचे हो गया तो वो नीचे भी हो जाएगा।
लेकिन बास्केट में क्या होगा कि ना ऊपर जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो ऊपर बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, और जब नीचे जाएगी तो नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो एक एवरेज रिटर्न मिलता रहेगा आपको ईटीएफ के अंदर। हाँ, ईटीएफ का ना अपना, हर ईटीएफ का अपना अपना होता है। ये सवाल का जवाब ना मैं आपको बाद में दे दूंगा कि वो डिविडेंड आपको किस तरह से मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो है वो हर ईटीएफ का अपना होता है, वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करता, तो इसलिए मुझे डिविडेंड की पॉलिसी नहीं पता, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में ही करता हूँ। लेकिन क्योंकि लोगों के सवाल थे कि ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को कवर कर लिया ताकि आपके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इन तीनों चीजों में क्या फर्क है। अब मुझे बताएंगे इन तीनों चीजों का फर्क समझ में आ गया, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, यस या नो कर दें। आपके ऐसे मैं नहीं आ सकता। ओके, गुड है, चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब एक चीज और होती है इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे होते हैं, वॉलेटिली पेंशन स्कीम, ये किसी को पता है क्या होती है? वीपीएस कहलाता है। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ जल्दी से, वीपीएस क्या होता है। अच्छा, जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिस टाइम चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको जो क्या नाम है, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिस टाइम चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस चीज को कहते हैं कि इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई है। मतलब लिक्विडिटी हाई होने का मतलब ये है कि जब आपको जरूरत है आप पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, उसके अंदर नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो वीपीएस होता है उसके अंदर सबसे बड़ा, अगर मैं उसकी नेगेटिव चीज बताऊं तो वो ये है कि आप 60 साल की उम्र में निकालते हैं। अच्छा, वीपीएस के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो वीपीएस प्रोवाइड कर रही होती है, उसमें मिजान का एक है, मिजान तहफ्फुज के नाम से। ठीक है, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि उसमें ये एक समझ ले रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि पेंशन फंड है ना, तो एक रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट प्लान होने की वजह से इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। नॉर्मली लोग 60 साल की उम्र में इसे निकाल रहे होते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि अगर आप कोई वीपीएस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड में वो आपसे पूछता है ना कि आपने हाई रिस्क में, लो रिस्क में या मीडियम रिस्क में डालना है, तो वीपीएस में भी इसी तरह से आप कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि हाई रिस्क में जाना है, लो रिस्क में जाना है या मीडियम रिस्क में जाना है। तो हाई रिस्क क्या होता है कि अगर आप बोलते हैं ना हाई रिस्क, तो क्या करेगा वो म्यूचुअल फंड जो वो सॉरी वीपीएस जो कंपनी है, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो इक्विटी बेस्ड, यानी कि स्टॉक्स ही बाय कर रही होगी उससे। ठीक है। अच्छा, वीपीएस में फायदा क्या है कि वीपीएस जब आप लेते हैं तो आपको 20% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। 20% टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज आपकी 5 लाख रुपए सैलरी है ना, तो इसका मतलब आपकी ईयरली सैलरी होगी 60 लाख रुपए। तो नॉर्मली जिसकी 60 लाख रुपए के आसपास ईयरली सैलरी है ना, तो उसका जो ईयरली टैक्स डिडक्ट होता है वो कोई होता है तकरीबन 10 लाख के आसपास। ठीक है, तो अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं वीपीएस के अंदर तो आपको 20% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, विच मीन्स कि आपको बजाय इसके कि आप 10 लाख रुपए जो है वो उसमें दें टैक्स के अंदर, आपको सिर्फ 8 लाख रुपए देने होते हैं। तो सीधा सीधा आपको 2 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट हो जाता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है वीपीएस का। दूसरा वीपीएस का एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है ना, 40 ईयर से ऊपर हो जाती है, तो आपका ये जो टैक्स है ये इसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है। और इस तरह से है इसका कुछ सिस्टम कि जब आप 55 ईयर से ज्यादा के होते हैं ना, तो आपको जैसे अभी लेट्स सपोज 40 से नीचे की एज ग्रुप है आपका, तो आपको मिल रहा है टैक्स का बेनिफिट 20%। लेकिन जब आप 50 से ऊपर चले जाते हैं तो टैक्स का जो बेनिफिट है वो आपको 40 से 50% मिल रहा होता है। तो विच मीन्स कि अगर आपका 10 लाख रुपए टैक्स बन रहा है तो आपको 10 लाख रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे 45 या 50 की एज के बाद, आपको पे करना पड़ेगा तकरीबन 5 लाख या 4 लाख या 6 लाख रुपए। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। तीसरा, तो बेनिफिट अगर मैं इसका देखूं तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। हाँ, बिजनेस इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट, आपके पर्सनल टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है और बिजनेस में भी मिलता होगा। इसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे मिलता है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स पे जरूर मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो, अगर मैं ऐसे देखूँ ना कि यार मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं पोर्टफोलियो का 10 से 15% ना वीपीएस में डालूंगा। वीपीएस में इसलिए डालूंगा क्योंकि एक सेफ साइड है कि ये मेरा ना लॉक इन पीरियड हो गया और 60 साल बाद मुझे नहीं पता मेरे हालात कैसे हों, किस तरह के हों, तो कम से कम एक अमाउंट हो, अगर मैं जिंदा रहा 60 साल तक, ठीक है ऑब्वियसली, तो 60 साल बाद मेरे पास एक अमाउंट होगा जो कि फिक्स होगा, जिसको मुझे उस टाइम पे मिलता रहेगा। अच्छा, दूसरी अच्छी चीज ये होती है
दूसरी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज ये होती है कि अगर आपने लेट सपोज वीपीएस लिया हुआ है ना, और 60 साल बाद आप उसे निकाल रहे हैं, तो जब आप उसमें से निकालेंगे 50% अमाउंट अगर विड्रॉ करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो वीपीएस का टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो वीपीएस सिंपली आपके लिए, अगर आपने लेट सपोज आपके पास महीने में एग्जाम्पल के तौर पे ₹1,00,000 आपने इन्वेस्ट करने हैं ना एज अ पोर्टफोलियो, तो आओ उस पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से आपने 10 से 15% ना वीपीएस में डालना चाहिए। बहुत ज्यादा फायदा होगा इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, आपको नहीं होगा, आपके बच्चों को हो जाएगा, लेकिन फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज थी, मैंने कहा पहले मैं आपको बता दूं। अब मुझे बताएंगे इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी डिटेल में आपने देखना है तो फिर वो एक पूरा डिटेल टॉपिक है, वो अभी हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी स्टॉक की एनालाइज कैसे करना है उस चीज के ऊपर है। तो वीपीएस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि वीपीएस होता क्या है, क्योंकि इसके बाद जो हम क्लास लेंगे ना उसमें पोर्टफोलियो क्रिएशन करेंगे आपकी ना, कि अगर लेट सपोज आपके पास इस टाइम पे 20-25 लाख रुपए हैं और आपने इन्वेस्ट करना है अमाउंट, तो वो किस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, या अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, मंथली बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना परसेंट आपने स्टॉक में लगाना है, कितना वीपीएस में लगाना है, कितना गोल्ड में लगाना है, कितना बाकी दूसरे एसेट क्लास में लगाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज के ऊपर करेंगे, तो उसमें भी इस चीज को एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो मुझे बताएं कि वीपीएस के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि वीपीएस क्या है। अच्छा, वीपीएस का जो ईयरली एवरेज रिटर्न है ना, वो भी यही है, कोई 16%, 15%, 17%, इसी तरह से। तो वीपीएस का भी ईयरली एवरेज आरओआई जो है इक्विटी फंड के अंदर, वो इसी तरह से। तो हमेशा याद रखें कि जितने भी रिस्की एसेट क्लास है ना, ठीक है, उनके अंदर जो आपको ईयरली आरओआई मिल रहा है ना, वो तकरीबन 16, 17, 18% मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना एज अ पैसिव इन्वेस्टर, वो मैक्सिमम जो है 18% होनी चाहिए। और ये चीज इसलिए भी जरूरी है, अगर आप किसी बिजनेस में एज अ पैसिव इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आपको ईयरली रिटर्न वो 30% देगा, ठीक है, एवरेज ईयरली रिटर्न की बात हो रही है, एवरेज ईयरली रिटर्न जो है वो 18% ही है पिछले 15-20 साल में, मैंने जो देखा है अपनी रिसर्च के हिसाब से वो यही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है वो 18, 19 या 20% आप देख सकते हैं। कोई बंदा आपको बोल रहा है ना कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और जो है वो आपको सालाना जो रिटर्न है, ठीक है, वो जो है वो 30% या 40% मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने का या स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जो लिजिट बिजनेसेस होते हैं, हाई रिस्क बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप एज अ पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे जा रहे हैं, तो आप ईयरली आरओआई मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 18 से 20%, और अगर मैं रेंज बना दूं सेफ रेंज, तो वो बनेगी 16 से 20% के दरमियान। अगर इसमें आपको कोई रिटर्न मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न कहलाता है। विच मीन्स के 1 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो महीने पे आपको 15,000 से लेके 16,500 17,000 अगर मिल रहा है, तो ये एक अच्छा रिटर्न है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, जो हमने फ्रेमवर्क बनाया था। ठीक है, मैं पहले फ्रेमवर्क भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि क्या था वो। हमने एक सोशल ड्यू डिलिजेंस की थी, और एक हमने जो है वो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की थी। ठीक है, तो ये एक सोशल ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट्स लिखे हुए थे हमारे पास कि सोशल ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, और हमने जो है वो इसी तरह से ये देखना था कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हमने क्या क्या देखना था। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यार ये मुझे पॉइंट्स तो मिल गए, लेकिन मेरे पास इतना फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं है कि मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके जाके देखूं। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज सिस्टम लिमिटेड है हमारी ये कंपनी सिस्टम लिमिटेड, उसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे गए आप, आपने इसे ओपन किया। ठीक है, और इसके फाइनेंसिस पे चले गए, और आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो आप यहाँ पे गए, और आपने यहाँ से जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2024 हो गया, 2023, 22, तो हर साल की, जब से 2015 से ये स्टार्ट हुई है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, तब से लेके अब तक जो भी उसका ईयरली रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसको आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, तो सबसे पहले उसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद आप चले गए स्टॉक इसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं,
तो वो आधे से ज़्यादा हेल्प लेते होंगे अपनी चैट जीपीटी से। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भेज भी देता हूँ ग्रुप के अंदर, और हमारा जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर भी भेज देता हूँ। मैं इस ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, सिंपली मैंने डाउनलोड की थी, ठीक है, रिपोर्ट्स, उनको यहाँ पे मैंने अटैच किया और मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि भाई ये एक्ट एज एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और जो मैंने ये पूरा क्राइटेरिया था ना, उस क्राइटेरिया को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से सिर्फ मैंने कॉपी किया, यहाँ से ये जो ये बिजनेस की डिटेल्स है इसको कॉपी किया और वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपली ये किया। ठीक है, और फिर मैंने उससे बोला भाई बताओ अब तुम, तो आप क्या है, क्योंकि मुझे देखना है ना, अब बजाय इसके कि मैं हर साल की जो है वो स्टेटमेंट देखूं, मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी से एक ओवरव्यू ले सकता हूँ कि भाई ये बिजनेस कितना बेहतर है। अब सबसे पहली चीज़ थी हमारी बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है उसका। आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको समझ में आ जाएगी पढ़ के। तो हमेशा याद रखें कि किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप उस बिजनेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और जब उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसको बगैर अंडरस्टैंड किए इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी के बोलने पे, तो फिर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म पे मसला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट टीम एंड एटीट्यूड टुवर्ड शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर फ्रेंडली सिग्नल क्या है, रिकरिंग डिविडेंड, ठीक है, बोनसेस, शेयर, रेगुलर एजीएम्स एंड क्लियर शेयर होल्डर प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमने ये देखना है कि वो अपने उनकी मैनेजमेंट किस तरह की है और अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको किस तरह से ट्रीट करती है, तो उनके कंसिस्टेंट बोनसेस देखें और कंसिस्टेंट डिविडेंड देखें, वो दे रहा है नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हाँ यार ये कंसिस्टेंट बोनस और डिविडेंड दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हाँ इनकी टीम जो है मैनेजमेंट अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अच्छे तरीके से देख रही होती है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर उसने बताया भाई कि भाई ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कोड होते हैं उनको फॉलो कर रही होती है और इंडिपेंडेंट ऑडिटर से रिव्यू करवाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। अच्छा यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड मेरे जो माइंड में था वो ये था कि ये थोड़ा सा इस चीज को भी एक्सप्लेन करे कि इनकी मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है। तो इसने नहीं बताया, तो मैंने इसे आगे जो कमांड है वहां पे मैंने पूछा, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने एक चीज बोल दी थी, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के कितने दूसरे बड़े इदारे हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है भाई इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में बैंक भी है, डीएफआईज भी है, म्यूचुअल फंड भी है और इंश्योरेंस भी है। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर बैंक्स ने, डीएफआई ने, म्यूचुअल फंड्स ने और इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो इसका मतलब उनकी तो रिसर्च टीम हमसे कहीं ज्यादा अच्छी होती है। तो उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ठीक, फिर उसके बाद सेक्टर जाहिर सी बात है आपको पता है आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो कि एक अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर है, डॉलर में अर्निंग है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, फिर उसके बाद डॉलर अर्निंग है। अब यहाँ पे देख लें कि ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, जर्मनी, मिडिल ईस्ट, सऊदीया, यूएई, कतर, इजिप्ट और अफ्रीका वगैरह, इन सब जगह ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब ग्लोबल एक्सपोजर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएस डिपेंडेंट कंपनी है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमने एक चीज डिस्कस की थी कि उसके ग्रोथ ड्राइवर क्या है। अब इसके ग्रोथ ड्राइवर देखें आप कि इसने मर्जर एंड एक्विजिशन की है रिसेंटली, एनडीसी टेक और ट्री हाउस। अच्छा ये चीज बहुत अच्छी होती है, कोई भी कंपनी अगर मर्जर कर रही है ना और न्यू कंपनीज को एक्वायर कर रही है, तो ये चीज शो करती है कि ये जो कंपनी है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रही है, और बजाय इसके कि सारी चीजें खुद करने के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, और इसको और ज्यादा आपने एक्सप्लोर करना है कि इससे कितनी वैल्यू एडिशन होगी, तो आप एनडीसी टैग और ट्री हाउस को जाके नेट पे सर्च करें और उसकी देखें कि उसका बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको वहां से समझ में आता है कि हाँ यार इसकी तो बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है, हो सकता है कि एनडीसी टैग जो है वो एआई एजेंट डेवलप करती हो। तो आजकल के दौर में जिस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है तो एआई एजेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आपको रेलिवेंस बनेगी कि हाँ यार ये एनडीसी के साथ इनकी जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और लॉन्ग टर्म पे ये हेल्प करेगी इन्हें ग्रोथ में। फिर इसी तरह से जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, सऊदीया में, इजिप्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में इन्होंने की है। फिर इस तरह से इनका प्रोडक्ट है एक फिनटेक जो कि
फिनटेक रिलेटेड वन लोड और आईएफसी इन्वेस्टमेंट को इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि कंपनी के अंदर बाकी चीजें अगर उसकी सही हैं तो आपने ये देखना है, क्योंकि आपने एक प्रीवियस चीज देखनी है कि प्रीवियसली कितना अच्छा कर रही है और फिर आगे अच्छे करने के क्या चांसेस हैं। तो आगे अच्छे करने के चांसेस हमें दिखते हैं इसके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं कि भाई वो मर्जर भी कर रही है, एक्विजिशंस भी कर रही है और फिर ज्योग्राफिकली भी अपने आप को ग्रो कर रही है। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है किसी भी एक बिजनेस के लिए। कंपेटिटिव एडवांटेज जिस तरह से डिस्कस हुआ था, इनकी पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काफी बड़ी कंपनी है तो इनकी, क्योंकि इतनी ज्यादा मल्टी लोकेशन के ऊपर अपने ऑफिसेज बन चुके हैं, जिसके अंदर इनके कंपेटिटर को अगर इस लेवल पे लेके आना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल पी क्या है 24x, ठीक है, और 32x इन 2021, वेरीज बाय ईयर, ट्रीट एज रेफरेंस नॉट करंट मार्केट। अच्छा, ये जो है ना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था कि आप जिस प्राइस पे, कंपनी अगर बहुत अच्छी भी है ना, लेकिन जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उसका जो हमें पता चलता है वो पता चलता है उस कंपनी का पी वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो इसके कंपेटिटर हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर उनका एवरेज पी क्या चल रहा है, ठीक। ये एक सिग्नल होता है, अगर उसका पी उसके आसपास चल रहा है या उससे कम चल रहा है तो इसका मतलब हम इस कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीद रहे हैं। लेकिन अगर उसका पी उनसे कहीं ज्यादा ज्यादा है तो फिर हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन होता है, प्रिकॉशन लेनी पड़ती है और फिर और डिटेल में जाके देखना पड़ता है कि यार अगर इसका पी अभी इतना ज्यादा है तो ये क्या आने वाले वक्तों में और जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो वो किस चीज पे बेसिस करता है कि उसका जो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ होती है या फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसके बेसिस के ऊपर हम अजम्पशन करते हैं कि अभी जो पी है वो वाकई में अंडर वैल्यू है या जो है वो आगे बहुत ज्यादा वो हो चुका है, ग्रो हो चुकी है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ हमने ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी यही बता रहा है कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन, इसके कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। अर्निंग ग्रोथ स्टेबिलिटी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि अर्निंग की जो ग्रोथ है वो स्टेबल है और साथ साथ ग्रो भी हो रही जा रही है। बोनस ऊपर बता चुका है, यहाँ पे भी यही बता रहा है कि बोनस पॉलिसी भी इसकी अच्छी है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी भी है। आरओई की एक चीज हमने डिस्कस की थी, तो इसका आरओई जो है वो 30 से 36% के आसपास है, ठीक है। और 2022 में 18 से 27%, तो आरओई भी जो है 15% से ज्यादा है। अच्छा, नेट सोल का जब आप निकालेंगे ना तो नेट सोल का आरओई जो है वो 11% है। तो जब आपको डिसाइड करना होगा ना कि नेट सोल में इन्वेस्ट करना है या मुझे जो है वो, या मुझे जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता है, 1 घंटा लगेगा, देर में आए ना वो। एक म्यूट करें, एक तो बात कर रहे हैं। 1 मिनट दें यार, एक मेहमान आए हुए हैं, उनको हम ठीक है। तो नेट सोल को अगर आप देखें ना तो नेट सोल जो है उसका आरओई 11% के आसपास आता है, तो इसलिए हम सिस्टम और नेट सोल के दरमियान जो है वो, अच्छा दूसरी चीज नेट सोल में आप ये देखेंगे उसकी कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी भी नहीं है और बोनस पॉलिसी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे नेट सोल के मुकाबले में ना सिस्टम बेहतर कंपनी लगती है। फिर आरओआईसी हमने देखा था ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि इसका आरओआईसी जो है वो 26 से 36% है। और जो कि टिपिकली जो पाकिस्तान में इस तरह का बिजनेस होता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छा है। और जो है वो इसका आरओआईसी जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। इसी तरह से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे इसने बताया हुआ है, नीचे डिटेल में बताया था। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना वो 0.01 समथिंग कुछ है, ठीक है। यहाँ पे 10 से 20% है तो 0.1 से 0.2% के आसपास कुछ बन जाता है, ठीक है। फिर पॉजिटिव कैश फ्लो, इसके पास जो है वो बैंक के अंदर पैसे हैं लेकिन कम है, तो इसलिए इसने मिक्स हिस्ट्री बताई हुई है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में किया हुआ है, ठीक है। डॉलर रेवेन्यू डिस्कशन हो चुका है कि डॉलर के अंदर और यूरो के अंदर और मिडिल ईस्ट से अंदर रियाल वगैरह में ये अर्निंग करता है। तो इसकी सारी ये जो चीज़ है ना
ये पॉजिटिव है जो हमने फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी। तो आप इस तरह से समझ लें कि अगर हमने कोई 18 पॉइंट थे ना हमारे सोशल और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के, तो 18 में से अगर आपके जो है वो 15-16 पॉइंट टिक हो जाते हैं किसी भी कंपनी के, तो इसका मतलब वो एक कंपनी अच्छी कंपनी है, उसमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिस तरह से मैं बता रहा था ना कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे आ जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ईटीएफ के अंदर ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ईटीएफ के अंदर, अब ये जो कंपनी है ना, अब हम ये देखेंगे जैसे हमारी एक कंपनी है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो म्यूचुअल क्या नाम है ईटीएफ है, अगर यहाँ पे भी सिस्टम होती ना तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मीज़ान के म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सिस्टम लिमिटेड लाजमी नजर आएगी, सही। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट कंपनी मारी अगर हम देखेंगे तो मारी इसके अंदर भी है, और हमारे जो पॉइंट्स है अगर उस पर भी पूरा उतर दिए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा, अब ये फिर मैंने इससे एक और चीज़ पूछी कि भाई क्या पूछा मैंने, कैन यू चेक रीसेंट रिपोर्ट्स हो। अच्छा, यहाँ तक जो दी थी मैंने पुरानी रिपोर्ट दी थी, फिर उसके बाद मैंने इसका ना जो एजेंट मोड है वो ऑन कर दिया, और फिर मैंने बोला कि भाई जो उसके करंट स्टैट्स हैं ना उसके हिसाब से बता। तो फिर उसने पूरा गो थ्रू किया और करंट स्टैट्स के हिसाब से उसने सारी चीज़ें बताई, जो कि ऑब्वियसली मैच कर रही थी उसकी प्रीवियस उसके साथ। क्योंकि हमें 5 बजे ख़त्म करना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ लेके चल रहा हूँ, ताकि ये कि मैं टॉपिक जो है वो कर। देखिए, पेनी स्टॉक जो है ना, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको तभी करनी चाहिए क्योंकि पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसका प्रीवियस डेटा आपके पास ऐसा नहीं होता है। जैसे इसका तो 10 साल का डेटा है ना सिस्टम लिमिटेड का, पेनी स्टॉक का पुराना डेटा नहीं होता जो न्यू आते हैं स्टॉक्स। ठीक है, 2-3 साल हुए हुए हैं। तो उसके अंदर अगर आपकी बिजनेस मॉडल और उनकी टीम मैनेजमेंट और उनके प्रॉफिट मार्जिन, ये 3 चीजें अगर बहुत अच्छी है ना, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको उसके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से पहले समझना चाहिए, तभी करना चाहिए, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप उसमें नहीं जाएं, क्योंकि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और आपके पैसे जो है वो पूरे के पूरे डूब सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, जब मैंने उसको वो किया था 2024 तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसने और उसको डिटेल में बना दिया। जो चीज़ ऊपर डिस्कशन हुई थी उसको उसने रीसेंट रिपोर्ट्स के साथ भी कर दिया। तो ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, कि ChatGPT वगैरह किसी तरह से। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है कि उसमें कौन कौन लोग हैं और उनके क्या एक्सपर्टीज़ हैं। तो इसने उन सबकी एक्सपर्टीज़ बता दी। उस एक्सपर्टीज़ को देख के और इनके लिंक्डइन को देख के मुझे लगा कि हाँ यार, ये जो लोग हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं, और जब ये लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कंपनी आगे ग्रो होगी। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई जो हर डायरेक्टर है उसकी डिग्री के बारे में बताओ, उसके बारे में और डिटेल बताओ। तो जब उसने और डिटेल मुझे बताई, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कंपनी की, वो ये होती है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद उसकी कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो उसके अच्छे होने चाहिए। और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगर ये 4-5 चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, अगर ये होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी कंपनी के अच्छे ही होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है फिर ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, अब उसके बाद सेम चीज़ मैंने मारी के लिए की, मारी की भी डाउनलोड की रिपोर्ट्स। अच्छा, मैं मारी का आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हाँ, अभी ये हो गए 443 मारी का मैं दिखा रहा हूँ। मारी के बाद आप लोगों ने कंपनीज लेनी है जो आपको समझ में आती है। जैसे नेशनल फूड आप ले सकते हैं। ठीक है। और कौन सी कंपनी है, नेशनल फूड ले सकते हैं। और कौन कौन सी है, हेलियन एक कंपनी है जो पैनाडोल बनाती है, उसको ले लें। ठीक। तो 2-3 कंपनी जो आपको समझ में आ रही है वो कंपनी लें। उसके अंदर जो है वो उसकी इसी तरह से रिपोर्ट्स निकालें। और रिपोर्ट मीज़ान बैंक, ठीक है, मीज़ान बैंक बहुत अच्छी कंपनी है, तो उनकी रिपोर्ट्स निकालें। इसी ये जो मैंने आपको दिया है क्या नाम है प्रॉम्प्ट, वो डालें। आप खुद प्रॉम्प्ट अच्छा लिख सकते हैं तो वो लिख लें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। और रिपोर्ट अटैच करके ज़रा आपने डेटा दिखाना है कि क्या आ रहा है। खैर, मैं मारी के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ बिजनेस मॉडल। वही कि वो जो है ड्रिलिंग वगैरह करते हैं और वहां से जो है रिजर्व निकालते हैं ऑयल के। तो बिजनेस मॉडल सिंपल है, रिजर्व ऑयल निकालो और जो है कंपनीज को बेचो। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर एटीट्यूड, वही अगेन वही बात है कि एजीएम होती है, प्रॉपर्ली बोनसेस देते हैं, डिविडेंड देते हैं, सबसे अच्छी बात है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वही ऑडिटेड एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं इनके प्रॉपर तरीके से, और एजीएम वगैरह हो रही होती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में मौजूद हैं सारे के सारे जितने भी जो है वो बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है। सेक्टर
जो इसका सेक्टर है इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। उसकी ग्रोथ ज़्यादा होने का सिंपली रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ईवी आ जाएंगी और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। पाकिस्तान में पेट्रोल पे ही गाड़ियाँ चलते रहेंगी अगले 10-15 साल तक मिनिमम। तो इसलिए जो है वो मसला नहीं है। ग्लोबल एक्सपोजर, ये देखें अबू धाबी में भी इनका एक रिजर्वायर में उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ ट्रिगर के अंदर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रीम बता रहे हैं और ईपीएफ स्ट्रीम बता रहे हैं, गाजी गैस टू एसएनजीपी, झिम ईस्ट आई, ये सारी की सारी न्यू वो है रिजर्वायर जिनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जैसी कंपनी है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो रिजर्व, ऑयल के रिजर्व ढूंढते रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो उसके ऑयल के रिजर्व उसे मिलते जाएंगे तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हुआ। क्योंकि अगर हमारी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर रिजर्व भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, फायदा ही नहीं है उस कंपनी को रखने का। क्योंकि रिजर्व भी खत्म होगा तो वो बेचेगा क्या। तो इसलिए इसके अंदर जो ट्रिगर है या ड्राइवर, जो ग्रोथ ड्राइवर है वो ये है कि ये कितनी दूसरी जगहों पे रिजर्व फाइंड आउट करता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज आर्मी वालों की है। इससे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज इन्हें क्या होगा, सारे सारे प्रोडक्ट इन्हें मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन हाई रिजर्व है इनके बहुत ज्यादा, तो वो इनका सबसे ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन अभी एक फेयर वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। रिपोर्टेडली पी जो है इसका 4.68 रहा है, ठीक है। 2025 में 11.56 हो गया है। इसको भी चेक करने का वही तरीका है जो मैंने प्रीवियसली सिस्टम लिमिटेड में बताया, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में देखने के रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है इसकी। नेट प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे हैं इसके। अर्निंग ग्रोथ की स्टेबिलिटी है। कंसिस्टेंट डिविडेंड, कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी। आरओई, अच्छा ये जो कंपनीज होती है ना, क्योंकि कैपिटल एक्सटेंसिव चीजें होती हैं तो इसके अंदर आरओई और आरओआईसी डिफरेंट तरीके से देखनी होती है, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके पे अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग मेंशन नहीं करते, क्योंकि जब ये रिजर्व के ऊपर जाते हैं ना तो ये ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी जगहों से इन्हें कुछ नहीं मिलता, बहुत सारी जगहों से कुछ मिल जाता है। तो इसलिए जो है इनका आरओई और आरओआईसी जो है वो बहुत इजीली कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन इनका अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं और ये कंसिस्टेंट डिविडेंड और वो दे रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी कंपनी होती है। तो हमेशा ये नहीं होता है जितने पॉइंट्स मैंने बताए सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं हर कंपनी के ऊपर। उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से कुछ एक दो पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से हिस्टोरिकली लो एवरेज कंफर्म फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है। नो रेड फ्लैग इन नैरेटिव, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या बता रहा है कि हिस्टोरिकली इन्होंने बहुत ज्यादा कभी लोन वगैरह लेते ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इन कंपनीज को लेने के लिए ना। रिजर्व होते हैं, पहले कंपनी से पैसे लेते हैं, फिर उन्हें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा इनका जो वो है क्या नाम है कैश, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और उस पॉजिटिव होने की वजह से इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कम होता है, ठीक है। और फिर ये बाकी इसकी डिफरेंट चीज़ें जो उसने बताई भी हैं, ठीक है। विच इंश्योरेंस कंपनी, और फिर मैंने इससे पूछा कि हमारी को कौन कौन सी कंपनी होल्ड कर रही है, तो उसने बताया बैंक अल्फला है, फैसल बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सारी कंपनी जो है वो इसे होल्ड करके रखी हुई है। इंश्योरेंस के अंदर आदमजी इंश्योरेंस, अल्फला इंश्योरेंस, देखें सारी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ना उन सब ने अगर इसे अपने उसके ऊपर रखा हुआ है ना पोर्टफोलियो पे, तो इसका मतलब ये है कि आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो पे बड़े आसानी से, ये देखें सारे म्यूचुअल फंड्स हैं इसे अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। ईटीएफ के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि अगर सारे बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको अपने पास रखा हुआ है, विच मीन कि इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है और एटलीस्ट आपके पैसों का रिस्क जो है वो कम से कम है। तो ये हाई रिस्क में, रिलेटिवली हाई स्टॉक के अंदर अगर मारी की मैं बात करूं तो ये हाई रिस्क में तो आता है, लेकिन इसका रिटर्न भी अच्छा है। और ये हाई रिस्क ना बहुत ज्यादा ऐसा रिस्क नहीं है कि आपके पैसे पूरे के पूरे डूब जाएंगे, जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं ना उसमें पैसे डूब जाते हैं। तो इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप ये सारे 18-19 जो पॉइंट है उनको फॉलो करें। और उसमें ये जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इनको अगर चेक कर लेना तो इससे आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन मिलती है कि हाँ यार मैंने सही कंपनी जो है वो सिलेक्ट की है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यस या नो बता दें ग्रुप के अंदर। जरा, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से टास्क है, हम कोशिश करेंगे कि 5:10 के ऊपर मैक्सिमम अपनी क्लास को क्लोज करें। अभी बन रहा है 4:50। आप लोगों में 15 मिनट दे रहा हूँ, मतलब कि हम 5:05 पे दोबारा अपनी स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो आप लोग के पास प्रॉम्प्ट मौजूद है,
जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उस कंपनी के डाउनलोड करें। ये जितनी भी इनकी एनुअल रिपोर्ट है पिछले 5 साल की कर लें, 10 साल की करने की जरूरत नहीं है ताकि जल्दी से काम हो जाए। 5 साल की डाउनलोड करें एनुअल रिपोर्ट, उनको अपलोड करें, उसके साथ वो प्रॉम्प्ट दें और फिर उसके बाद आप में से कोई एक बंदा जो है वो प्रेजेंट कर दे कि उसका क्या फाइंडिंग है और उसकी क्या कन्विक्शन है उस कंपनी के बारे में। क्लियर है ये बात? यस या नो कर दें, ये बात समझ में आ गई? ओके, दैट्स गुड। चलें जल्दी से अब आप लोग काम शुरू कर दें। 5:05 पे मैं दोबारा से डिस्कशन शुरू करूंगा और कोई एक बंदा अपना हैंड रेस कर दे जिसको जो चाहता होगा कि भाई हाँ मुझे जो है प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलें, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। ओके गुड। तो आवाज़ आ रही है तो ये भी बताएंगे कौन है जो हैंड रेस करेगा जिसको हम अलाउ करें फिर। कोई हैंड रेस कर रहा है क्या बंदा? किसी ने कुछ किया है? मैं तो कोई हैंड रेस नहीं कर रहा भाई। कुछ समझ में आई नहीं आई, 25 लोग हैं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही भाई, क्या चक्कर है? हेलो यार, माशाल्लाह से आप लोग इतने प्रोफेशनल लोग हैं, यस या नो बोलें, कुछ तो बोलें, बंदे को पता चले। घर के लिए टास्क दे दें, नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रेजेंट कर देंगे, ये कर लें हम, अगर अभी नहीं हुआ है तो। जी नवीन भाई, मेरे ख्याल में आई थिंक ये बेहतर रहेगा। तो वीकेंड पे जो है ना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो। बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये करनी चाहिए लाजमी तौर पे अगर आप बाकी में कंपनी को समझना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोर्टफोलियो क्रिएशन के ऊपर काम करेंगे और जो बेस्ट कंपनीज हमने निकाली हुई वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन हमारा ऑनलाइन होगा और उसके बाद हम एक फिजिकल सेशन रख लेंगे ताकि अगर आप लोगों को कोई 1-to-1 डिस्कशन करनी हो तो हम वो फिजिकल सेशन में कर लें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन नेक्स्ट सेशन में कोशिश करें कि आप लोग कंपनीज वगैरह जो है वो सेलेक्ट करके लेके आएँ। कम से कम एक एक कंपनी को इस तरह से वैलिडेट करें जिस तरह से मैंने किए। बहुत आसान काम है, चैट जीपीटी के अंदर आसानी से हो जाता है। सर एक तो लेके आ जाएं, आप 3-5 बोल रहे हैं, एक कम से कम एक या दो चलें, दो भी लेके आ जाएं, ज़्यादा हम नहीं बोल रहे। नेक्स्ट सेशन में कम से कम 2-3 कंपनीज हर बंदा लेके आए और कम से कम भी 2 से 3 लोगों जो प्रेजेंट कर सके। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सेशन रहेगा। वजह यह है कि अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना और अगर आप इस तरह की एक दो एक्टिविटी कर लें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंपनीज किस तरह से पैसे कमाती हैं, क्या बिजनेस मॉडल है। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना और फिर अगर उसकी प्राइस नीचे भी जाएगी ना तो आप पैनिक में आके सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। आप लोग जो है वो फीडबैक जरूर दीजिएगा किस तरह का ये सेशन रहा ग्रुप के ऊपर, ताकि कि हमें पता चले कि आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला या बोर हुए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़। do do do